येसुधम्मो सनातनो। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 7 बड़े कलंकों के बारे में। वो कौन से 7 कलंक हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। ये 7 कलंक जो है वो हम आपको बताएंगे कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले आपको आज बताते हैं एक ऐसा कलंक जो झूठा है, उससे शुरुआत करेंगे। उसके बाद आगे आएंगे जिन कलंकों में थोड़ा दम है, जिन आरोपों में थोड़ा दम है। वो पहला कलंक है कि भगत सिंह की जब फांसी हुई तो उनकी फांसी के समय एक वकील साहब थे जिनका नाम सूर्य राय बहादुर सूर्यनारायण शर्मा बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि उन्होंने भगत सिंह के खिलाफ मुकदमा लड़ा और वो डॉक्टर हेडगेवार के दोस्त थे। लेकिन हमने जब इसकी जांच की तो इसकी कहीं से पुष्टि नहीं हो पाई। अब आते हैं आरएसएस के ऊपर लगने वाले कलंकों के बारे में, और सबसे पहले बड़ा कलंक। विनायक दामोदर सावरकर, आरएसएस के हीरो और आरएसएस के आदर्श पुरुष। विनायक दामोदर सावरकर ने भारत में सबसे पहले 2 राष्ट्र का जो थ्योरी थी उसको रखा। वो पहले आदमी थे जिन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो हिंदू और मुसलमान के आधार पर उनको 2 राष्ट्रों में बांट देना चाहिए। आप कहेंगे कि ये काल्पनिक बात है, लेकिन ये रिकॉर्ड में है। हिंदू महासभा का जो 19वां अधिवेशन हुआ 1937 में, उसमें डॉक्टर सावरकर जो थे उनका एक बाकायदा बयान है, उनके रिकॉर्ड में है, उस मीटिंग के मिनट्स में है। इतिहासकार कहते हैं कि उस वक्त अगर मुसलमान विरोधी बहुत बड़ा माहौल ना बनाया गया होता और आरएसएस ने हिंदुओं को अलग रहना चाहिए, मुसलमानों को अलग रहना चाहिए जैसी धारणाएं ना फैलाई होती, हिंदुओं के अंदर नफरत ना भरी होती, तो शायद जिन्ना पाकिस्तान की मांग ही नहीं करते। सबसे पहले तो यह आरोप है कि जिन्ना को पाकिस्तान बन सकता है ऐसा आइडिया देना, उसके बाद हिंदू मुसलमान में विभेद खड़ा करना, जो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति शुरू की थी उस नीति के अनुरूप वातावरण का काम करना, और उसके बाद धीरे से जो है वो इतना दबाव बना देना, हिंदू मुसलमान का इतना विभेद कर देना कि आखिर में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, इस पूरी बातचीत से ये नहीं लगना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत भले आदमी थे, लेकिन उनको एक बहाना मिल गया। उन्होंने कहा कि इस वातावरण के बीच में मुसलमान सुरक्षित नहीं रह सकते, इस विभेद के बीच में, इस ध्रुवीकरण के बीच में, इसलिए बेहतर हो कि भाई हमको आप एक अलग राष्ट्र दे दो। और वो मांग आगे बढ़ी, जिसके कारण आपने देखा इतना बड़ा भारत विभाजन हुआ, बड़ी संख्या में कत्लेआम हुआ, हजारों लोगों की जान गई बिला कसूर, जो ना हिंदू जानते थे ना मुसलमान जानते थे। अब आपको बताते हैं वो दूसरी सबसे बड़ी साजिश, या जो दूसरा सबसे बड़ा कलंक था जो आरएसएस के माथे पर लगा है। ये बहुत पुरानी बात नहीं है, बात पुरानी है लेकिन इसका रहस्योद्घाटन पहले नहीं हुआ था। 1950 जब भारत नया नया आजाद हुआ था, भारत की आजादी पे उत्साह से भरे हुए थे भारत के सारे लोग, अपना देश था, अपनी सरकार थी। उस बीच में भारत की आर्मी को तोड़ने की एक साजिश हुई। भारत की आर्मी के अंदर सरदार, सिख बनाम दक्षिण भारतीय का एक विभेद पैदा कर दिया गया कि उत्तर भारतीय बनाम दक्षिण भारतीय। ये फैलाया गया कि ये मद्रासी आर्मी चीफ कैसे हो सकता है, जनरल करियप्पा के बारे में। और आखिर में ये विभेद, ये जहर इतना बढ़ा कि 6 नौजवान जनरल करियप्पा की हत्या करने के लिए चल पड़े। उन्होंने जनरल करियप्पा की, जो आर्मी चीफ थे भारत के, एक नए देश के आर्मी चीफ की हत्या करने की कोशिश की। और अगर इसके बाद हिंदू मुसलमान की तरह अगर आर्मी के अंदर उत्तर दक्षिण का तनाव हो जाता या झगड़े हो जाते तो देश की आर्मी, देश का रक्षा तंत्र उसी वक्त टूट जाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये किसी और ने बयान भी नहीं दिया है, ये सारे के सारे तथ्य सामने आए हैं। अभी 3 साल पहले 97 में जब अमेरिका की जो संस्था है CIA, उसने अपने जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं, अति गुप्त जो उनके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट CIA ने पब्लिक किए, यानी उनको सार्वजनिक कर दिया। उनको जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट थे उनको डिक्लासिफाई कर दिया। जब आरएसएस ने जब ये डॉक्यूमेंट CIA ने डिक्लासिफाई किए तो उसमें बहुत सारी जानकारियां निकली, हजारों डॉक्यूमेंट थे, हजारों जानकारियां निकली, जिनमें से एक जानकारी ये थी कि आरएसएस ने ये जो नॉर्थ साउथ का भेद पैदा करके आर्मी के अंदर
विभेद पैदा करके और साजिश की ताकि जनरल करियप्पा को मारा जा सके, और अगर आर्मी चीफ मर जाते तो भारत आजाद होने के बाद जिनको भारत के आजाद होने पे बहुत तकलीफ थी उन लोगों की लॉटरी लग जाती और हो सकता है कि नए सिरे से या तो ब्रिटिश आ जाते या कोई और साजिश के तहत भारत पर फिर कोई और राज करने लग जाता। ऐसा इतिहासकारों का मानना है, और ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये रिकॉर्ड में है, ये बाकायदा CIA के रिकॉर्ड में है। CIA के उस वक्त जो भारत में एजेंट थे उन्होंने ये जानकारी वहां भेजी थी जो उन्होंने अपने पास गुप्त रूप में रखी थी। अभी 1997 में वो जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे के सारे अमेरिका ने पब्लिक किए। उनका एक कानून है जिसके तहत एक समय के बाद में क्लासिफाइड सूचनाएं पब्लिक करनी पड़ती हैं। जब वो पब्लिक की तो उसमें ये राज खुला है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने मौजूद है, आप देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे अगले कलंक की। RSS के माथे पर जो तीसरा सबसे बड़ा कलंक है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी करना। आज RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर बहुत बड़े स्तर पर उनका फॉलोअर बनने का दावा करता है, उनका अनुयायी होने का दावा करता है। बात बात में वो कहता है कि नेहरू जी ने उनके साथ अन्याय किया, नेताजी अगर जो है ये होते वो होते, लेकिन जो इतिहास कहता है उसके हिसाब से कहानी कुछ और है। भारत की आजादी के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान गए थे और जापान की सरकार से उन्होंने सैनिक मदद मांगी थी, और वो चाहते थे कि जापान के साथ मिलकर भारत पे हमला किया जाए। नेताजी की आजाद हिंद फौज और जापान की सेना मिलकर भारत पर हमला करें और भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराया जाए, क्योंकि नेताजी का मानना था कि इतनी बड़ी ब्रिटेन की जो हुकूमत है उसको आंदोलन की बजाय अगर सैनिक तरीकों से हम उस पर हमला करेंगे तो इसको हम काबू कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आरोप है कि उसने बाकायदा हिंदुस्तान भर में बाकायदा बड़े स्तर पर अंग्रेज शासकों की मदद करने के लिए कैंप लगाए और लोगों को अंग्रेज फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया, ताकि बड़ी संख्या में लोग अंग्रेजी फौज में जब भर्ती होंगे तो वो अंग्रेजों को मदद मिलेगी जापान से लड़ने में और आजाद हिंद फौज से लड़ने में। मैं आपको वीर सावरकर का वो स्टेटमेंट बताता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है अंग्रेजों के साथ भारतीयों को हो जाना चाहिए, किस तरह RSS के सामने ये देश समर्पण कर चुका था, ये संगठन समर्पण कर चुका था। उन्होंने कहा जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है, हिंदू समाज को भारत सरकार के यानी अंग्रेज सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों में सहानुभूतिपूर्वक सहयोग की भावना से बेहिचक जुड़ जाना चाहिए, जब तक यह हिंदू हितों के फायदे में हो। हिंदुओं को बड़ी संख्या में थल सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होना चाहिए। ये वीर सावरकर का बयान था जो बाकायदा रिकॉर्ड में है। और सभी आयुध, गोला बारूद और जंग का सामान बनाने वाले कारखानों वगैरह में भी घुस जाना चाहिए और वहां सीखना चाहिए। ये वीर सावरकर का बयान था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान की मदद से भारत को मुक्त कराने की कोशिश कर रहे थे, तो ये भारत सरकार यानी अंग्रेज सरकार का समर्थन कर रहे थे ताकि जापान के जरिए जो सुभाष चंद्र बोस प्रयास कर रहे हैं उसको विफल किया जा सके। लोगों को बड़ी संख्या में कहा गया कि आप आंदोलन छोड़िए और फौज में भर्ती हो जाइए, आजादी का आंदोलन छोड़ के। ये खबर जो मैं बता रहा हूं, ये जानकारी दे रहा हूं, ये मेरा अपना विचार नहीं है। ये सावरकर समग्र वांग्मय नाम की एक किताब है, बहुत बड़ी किताब है जिसमें सावरकर के बारे में सब कुछ है। उस किताब में ये जानकारियां आपको मिल जाएंगी, आप उसका चित्र देख सकते हैं, उसका कवर इस किताब पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं RSS के कलंक नंबर 4 की। RSS पर जो सबसे बड़ा जो चर्चित कलंक है वो है महात्मा गांधी की हत्या का आरोप। लेकिन ये आरोप अभी तक जो है वो विवादों में है। कुछ लोग मानते हैं कि हत्या में उनका RSS का हाथ था और कुछ लोग मानते हैं कि हाथ नहीं था। लेकिन इसको लेके कई ऐसे सवाल हैं जिनके आधार पर आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, इन आरोपों को छोड़ नहीं सकते। लेकिन मैं आपको कई जानकारियां दे रहा हूं जो आपको बताती हैं कि गांधी को मारने के पीछे संघ था। गांधी की हत्या के मामले में 8 आरोपी थे, नाथुराम गोडसे और उनके भाई गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा, कृष्ण किस्टैया, विनायक दामोदर सावरकर और दत्तात्रेय परचुरे। इस ग्रुप का 9वां सदस्य था दिगंबर रामचंद्र बगड़े। ये लोग थे जिन्होंने जो है वो गांधी की हत्या के आरोपी थे। बगड़े साहब जो थे वो बाद में सरकारी गवाह बन गए और ये सारे के सारे लोग एक ही संगठन से जुड़े हुए थे, वो था हिंदू महासभा और RSS। इसके बाद क्या हुआ कि गांधी की हत्या की जांच करने वाले जो DCP नागरवाला थे
उस वक्त बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई और उसके बाद सावरकर के बॉडीगार्ड और सेक्रेटरी से भी पूछताछ की गई थी। इस पूछताछ के बाद सावरकर के करीबियों ने जो कपूर कमीशन बना था उस वक्त, उसको बताया कि इन लोगों ने कहा था कि गांधी हत्याकांड के बाद, इन गवाहों ने कहा कि गांधी हत्याकांड के बाद के 2 दिन पहले यानी 28 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे सावरकर के घर आए थे। यही नहीं, दोनों ने यह बात भी कही थी कि उस दिन सावरकर ने उनको यशस्वी होकर आने का और कामयाब होकर लौटने का आशीर्वाद भी दिया था। ये रिकॉर्ड में है। जो महात्मा गांधी की हत्या की जांच की गई, जो जांच कमीशन बना कपूर कमीशन, उसके रिकॉर्ड में है। लेकिन डॉक्टर जो सावरकर साहब थे उनको इसलिए इस मामले में सजा नहीं हुई क्योंकि वो तकनीकी आधार पर छूट गए। कुछ ऐसी जो जांच के बीच में लिंक्स थी जो नहीं मिल रही थी, जो अभियोजन पक्ष अदालत के सामने पेश नहीं कर सका, इसके कारण वो छूट गए। तो ये एक तकनीकी आधार पर सबूतों के में कमी होने के कारण सावरकर छूट गए, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे उनके हिसाब से ही उनका नाम आरोपों में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं अगले कलंक की। 5वां और अगला कलंक है महात्मा गांधी के साथ नमक सत्याग्रह जब वो कर रहे थे, दांडी यात्रा निकाल रहे थे, उस समय गद्दारी करना। महात्मा गांधी की जब दांडी यात्रा शुरू हुई तो ये मैं आपको बता रहा हूं 1930 में जब महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह शुरू किया तो डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी कहती है, किसी और ने नहीं कहा है, वो कहती है कि उन्होंने जो है बाकायदा जो है एक जगह सूचना भेजी, कई जगह सूचना भेजी कि संघ इस सत्याग्रह में शामिल नहीं होगा। हालांकि जो लोग व्यक्तिगत तौर पर इसमें शामिल होना चाहते हैं उनके लिए ऐसा करने से रोक नहीं है। इसका मतलब यह था कि संघ कोई भी जिम्मेदार कार्यकर्ता इस सत्याग्रह में शामिल नहीं हो सकता। अगर कुछ होता है तो संघ की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि संघ अपने कार्यकर्ताओं को ये कह चुका है। ये उत्साह की कमी, जो उत्साह था लोगों के बीच में उस वक्त दांडी मार्च में शामिल होने के लिए, नमक सत्याग्रह में शामिल होने के लिए, उसको कम करने की कोशिश थी, उसकी आग में पानी डालने का काम था। इसके बाद हम आपको बताएंगे वो छठा कलंक कौन सा है। वो छठा कलंक है भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के 1.5 साल बाद बॉम्बे सरकार ने एक मेमो में बेहद संतुष्टि के साथ नोट किया, ये रिकॉर्ड में एक मेमो बना बॉम्बे सरकार का। संघ ने पूरी ईमानदारी के साथ ये मेमो में लिखा हुआ है, खुद को कानून के दायरे में रखा है, यानी अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहा है। और अगस्त 1942 में जो भड़की अशांति है, यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उसमें संघ शामिल नहीं है। ये सरकारी रिकॉर्ड है, अंग्रेज सरकार का रिकॉर्ड है। अब आपको बताते हैं वो 7वीं और सबसे बड़ी गद्दारी जो आरएसएस ने 1947 के बाद की। अब आपको बताते हैं 1947 के बाद भारत में आरएसएस के ऊपर जो सबसे बड़ा कलंक और आखिरी कलंक देश की आजादी के बाद लगा। आजादी के बाद नहीं, आजादी होते ही लगा। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन के कारण सफलता मिली, देश को आजादी मिलना शुरू हुई, तो संघ ने जो है वो एक हरकत की। उसने क्या किया कि जो भारत का झंडा था उसका बहिष्कार किया। आरएसएस का मुखपत्र होता था ऑर्गेनाइजर, उसमें एक संपादकी में संघ ने तिरंगे झंडे का विरोध किया। इस झंडे को हिंदू कभी नहीं अपनाएंगे, आरएसएस ने कहा। एक संपादकी में कहा गया ये 3 शब्द ही अपने आप में अनिष्टकारी है हिंदू में, और ये तो तिरंगा है, ये इसके भी 3 रंग है और ये अनिष्टकारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा लोगों के ऊपर, इसलिए इसको जो है वो किसी भी तरह से हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये वो जानकारी है जो आपको हम बता रहे हैं, जो रिकॉर्ड में है। उसके बाद सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया। अभी हाल में जाके जब बहुत विवाद हुआ, सोशल मीडिया पर यह मसला उछला और बड़ी संख्या में जब लोग इसके खिलाफ हुए, तब आरएसएस ने तिरंगा फहराना शुरू किया। वरना आरएसएस आज तक 47 से 70 साल होने जा रहे हैं, 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, तिरंगे को अपना झंडा नहीं मानता था। तो ये वो 7 कलंक थे जो आरएसएस पर लगे हैं। इसके बाद हम दूसरी पार्टियों और दूसरे जो विचारधारा उनके ऊपर जो कलंक लगे हैं, वामपंथियों के कलंक हैं, जो कांग्रेस के कलंक हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है कांग्रेस या वामपंथियों के बारे में तो कमेंट में नीचे जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि इसमें से आपको कोई जानकारी गलत लिखती है तो कुछ लिंक नीचे दें, कुछ जानकारी लिखें। हमारा जो मकसद है वो किसी के एक के खिलाफ बोलने का नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाने का है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल, ताकि हम आगे भी आने वाले हैं वो आपको मिल सके। और हम ये भी चाहते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं,
इसको शेयर करें। नमस्कार।